बच्चों, आज हम आपका साइंस एनसीईआरटी में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये आपके साइंस में चैप्टर 10 है। ठीक है, आज है आपका लेक्चर 117। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आपके साइंस में चैप्टर 10 है। ठीक है, पहले तो रेस्पिरेशन है क्या, मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी लेना। मतलब अगर मैं आपको, चलो सब कुछ छोड़ दो, देखो आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे, हमारे बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की। आपको पता है हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। और आपको पता है सेल्स में, सेल्स जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन देखो सारा हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई है, सेल्स की। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स मिलके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन ऑर्गन्स में क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं भाई, जैसे स्टमक में हमारे भाई डाइजेशन होगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, हर ऑर्गन अलग अलग। तो ये इन सेल्स को, ये सारे प्रोसेसेस भाई डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, या मतलब और भी बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे फंक्शन करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, सेल्स को एनर्जी चाहिए। तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। ठीक है, फूड से, ऑब्वियसली फूड से मिलेगी। इस फूड से एनर्जी लेना ही इसका मतलब रेस्पिरेशन हुआ। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब इन सेल्स को एनर्जी देना, फूड से एनर्जी लेके इन सेल्स को देना, उसे कहेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एनर्जी हमें या तो रेस्पिरेशन करने से मिलती है या तो ब्रीदिंग करने से मिलती है। ठीक है, या तो रेस्पिरेशन से या तो ब्रीदिंग से। ठीक है, चैप्टर इसी के बारे में है, रेस्पिरेशन। भाई क्यों जरूरी है, आप सोचोगे रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है। तो हमारे बॉडी में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शंस। तो हर फंक्शन को परफॉर्म होने के लिए एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी तभी मिल पाती है फूड में से। फूड में से वो एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है। कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन से। ठीक है, इस तरह से हमको रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब हम रेस्पिरेशन चैप्टर देखते हैं। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है आपको पता लगा ना। हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें नहीं, हमारे शरीर के एक एक हिस्से को एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमको रेस्पिरेशन जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कहाँ है। तो आपका ये जो चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर 10, ये चैप्टर 10 है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम टिक करेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपकी इस साइड है। क्या है आपकी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration। देखो, रेस्पिरेशन को यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने आपसे बात की कि रेस्पिरेशन की वजह से किसको एनर्जी मिलती है, सेल्स को। इसलिए सेल्स, मतलब रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर, तो इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड का मतलब देखो एनर्जी, हमको हर प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, हर हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके लिए एक एक चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एक्सक्रीशन। ठीक है, हर चीज के लिए, न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब ये एनर्जी में क्या होता, तो एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ होती है, फूड में होती है। तो ये फूड से एनर्जी हमें निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। सेल में जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है, सेल में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड,
फूड का ब्रेक डाउन होना। अब ब्रेक डाउन का मतलब ऐसे नहीं कि हथौड़ी लेके खाना तोड़ना है, नहीं, हथौड़ी लेके खाना नहीं तोड़ना है। इसका मतलब हो है फूड है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, कहाँ, सेल के अंदर। और सेल के अंदर जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज होती है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें नहीं, एग्जैक्टली हम तो किसके बने हैं, हम सेल्स के बने हुए हैं। हमारा एक एक अंग, हमारा एक एक ऑर्गन सेल का बना है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड ब्रेक होता है और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इट्स कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, कौन किस में ब्रेक होता है, तो आपको पता है हमारे फूड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। आपको पता है फूड में ग्लूकोज होता है, ठीक है। सो इन द सेल, सेल के अंदर क्या होता है, इन द सेल द फूड या ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो हमारा जो फूड है, फूड कैसे ब्रेक होता है, फूड किस किस में ब्रेक होता है, फूड का मतलब ग्लूकोज, ठीक है। सो ग्लूकोज किस किस में ब्रेक होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। सो मतलब ऑक्सीजन की मदद से जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। सो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है हमारे शरीर से। सो ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, ठीक है। सो पहले तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, उसका मतलब ये। इसके बाद हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किस किस में ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है मतलब क्या क्या बनाता है, तो ग्लूकोज क्या क्या बनाता है। सो ग्लूकोज ऑक्सीजन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखना जरूरी है, ऑक्सीजन। ग्लूकोज किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। सो in the cell the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen, ठीक है। सो इसे आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब एक नया शब्द है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये जो भी हम टिक करें वो सब आपको लिखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन मतलब ये जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स, जब ये ग्लूकोज ब्रेक होता है और ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक होता है, ठीक है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. मतलब ग्लूकोज ब्रेक होता है पर किसकी मदद से, ऑक्सीजन की, तो हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ये वाली आपकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज गिव्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फूड ऑल्सो कैन बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड को और तरह से भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन, फूड को आप और भी तरह से ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड ब्रेक होता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, फूड ब्रेक करना मतलब हथौड़े से नहीं तोड़ना, फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है। सो फूड कैन बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो देखो उसका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, तो ये देखो ये ग्लूकोज वाला है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये वाली इक्वेशन आएगी, और जो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कौन सी इक्वेशन आएगी, ये वाली, ठीक है। सो देखो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। शरीर को क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है।
और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होता है, तो क्या देता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। ठीक है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वहां देखो वाटर दे रहा था ना, वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर दे रहा था ना, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्लूकोज क्या देगा? अल्कोहल देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप कहोगे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हमको तो ऑक्सीजन होती है, तो हाँ, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हम नहीं करते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बिल्कुल छोटे से, आपने अमीबा का नाम सुना है? अमीबा, अमीबा बिल्कुल छोटा सा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म। सो अमीबा का जैसे ही एक और ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ईस्ट मतलब इस तरह से, ईस्ट क्या होता है? YEAST, ईस्ट। ठीक है, सो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पायर करता है, बढ़ता है। ठीक है, उसको एनर्जी मिलती है। अब आप कहोगे ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट आप बेकिंग आइटम्स में, ये सब बेकिंग आइटम्स वगैरह जो आपको फूले फूले दिखते हैं, ठीक है, बेकिंग आइटम्स जो फूलते हैं, तो ये किसकी वजह से फूलते हैं? ईस्ट, उनमें बैक्टीरिया ईस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इस बैक्टीरिया की बेकिंग के प्रोसेस में आप कहोगे छी हम ईस्ट खाते हैं, नहीं, ईस्ट एक बैक्टीरिया है, कहते हैं ना गुड बैक्टीरिया होता है, अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो ये एक अच्छा बैक्टीरिया है। ठीक है, सो ईस्ट की वजह से क्या होता है? फर्मेंटेशन वगैरह, फर्मेंटेशन मतलब आपकी इडली वगैरह नहीं फूलती है, सो वो सब कैसे होता है? आपकी मम्मी वही सोडा डालती है और फूल जाती है। सो वो आपकी मम्मी या आपकी भिगो के रखती है, आप पूछना मम्मी आपकी इडली ढोकले जो भी बनाती है तो घंटों उसे भिगो के रखती है पहले। अभी तो आप लोग घर पे बैठे हो, अब तो सब पता लग गया होगा कि मम्मी क्या क्या करती है। सो मम्मी जब भी ऐसे ढोकले, इडली, खम्मण, ऐसी चीज़ें, केक बनाना, केक तो नहीं पर बाकी चीज़ें भिगो के बहुत टाइम तक रखती है। क्यों? ताकि ईस्ट भाई उसमें खमीरा बने। ठीक है, वो स्पॉन्जी बने, वो फूले। ठीक है, सो उसके अंदर क्या बन रहा होता है? एक्चुअली उसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, ईस्ट बन रहा होता है, YEAST। ठीक है, सो मोस्टली ये बेकरी में तो स्पेशल ये ईस्ट डाला जाता है। जो बेकरी आइटम्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती हैं जो केक्स वगैरह बनाती हैं, वो ईस्ट ज़बरदस्ती डालती हैं अपने आइटम्स के कि फूले वो। ठीक है, सो इस तरह से तो देखो, तो और मतलब फिर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ऑक्सीजन है, तो हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे शरीर में ग्लूकोज है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, पर जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं? इनको उसके एब्सेंस में करना होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? सो ये ऑर्गेनिजम्स हैं एब्सेंस ऑफ एयर में सर्वाइव होते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज ईस्ट, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट जो एयर की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। ठीक है, एनारोब्स। सो मतलब इन्हें कहाँ से एनर्जी मिलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, सो एनारोब्स किन्हें कहा जाता है? अगर कोई पूछे एनारोब्स क्या होते हैं तो क्या लिखोगे? एनारोब्स क्या होते हैं? देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना एयर के भी सर्वाइव कर जाते हैं, उन्हें एनारोब्स कहते हैं। तो यहाँ देखो आपको चार डेफिनेशंस और 2 इक्वेशंस मिली। सबसे पहली डेफिनेशन क्या मिली? सेलुलर रेस्पिरेशन की। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या मिली? एरोबिक रेस्पिरेशन की। तीसरी क्या मिली? एनएरोबिक की। फिर आपको ये इक्वेशन मिली। ठीक है, फिर आपको एनारोब्स की डेफिनेशन मिली और ये इक्वेशन मिली। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में देखो इस तरह से होगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं जो मैंने समझाया, देखो मैंने क्या समझाया? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मैंने बोला रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं। रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन
एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, एरोबिक क्या होता है? एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एनारोबिक। ठीक है, सो इसमें एरोबिक के कौन एग्जाम्पल है? हम ह्यूमंस। और एनारोबिक का ईस्ट। ठीक है, फिर इसका वो लिखेंगे, इसका क्या होता है? तो इससे इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या रिलीज होता है? आपको मिलता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होता है। फिर एनारोब्स कौन होते हैं? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो एनारोब्स। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट का बताऊँ मैं और कहाँ यूज होता है? ईस्ट का वाइन, जो अल्कोहल्स नहीं होते हैं, वाइन, बियर, ठीक है, ये सब बनाने में काम आता है। सो इन फैक्ट्रीज में भी ईस्ट जबरदस्ती डाला जाता है। ठीक है, सो यहाँ देखो ईस्ट का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे कि ईस्ट क्या है, सो ये देखो ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनका सबसे बड़ा फंक्शन, ये कहाँ यूज होते हैं? क्योंकि आप देखो इनका रेस्पिरेशन करने से मिलता क्या है? अल्कोहल मिलता है। देखो इनके रेस्पिरेशन करने से अल्कोहल, तो इसलिए ये कहाँ यूज होते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल का मतलब पता ही होगा ना आपको, अल्कोहल तो कैसे नहीं पता होगा? अल्कोहल का मतलब दारू होता है। ठीक है, सो ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या बनाना है? दे आर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा ना क्या बनाते हैं ये, क्या बनाते हैं ये? अल्कोहल बनाते हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा कभी कभी तो हमारे शरीर में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप कहोगे हमारे पास तो ऑक्सीजन होता है, हमारे में कैसे एनारोबिक हो सकता है? तो देखो कभी कभी आप फुल एक्सरसाइज करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा, तो आपको है ना कभी कभी आपके मसल्स में, आप जैसे आप है ना बहुत रनिंग की, तो कभी कभी आपके हाथ के मसल्स में या पैरों के मसल्स में आपको ऐसे लगता है कि खिंच रहा है कुछ। ठीक है, आपको एकदम खिंचाव सा महसूस होता है। तो वो क्यों खिंच रहा होता है? क्योंकि आपके उन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। क्योंकि आप दौड़ रहे हो ना, तो आपकी सारी एनर्जी तो दौड़ने में चली जाती है। तो आपके हर जो शरीर के अंग को जो एनर्जी चाहिए वो सारी एनर्जी तो आपने दौड़ने में लगा दी। तो आपके उन सेल्स के पास जो है ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती पर वो रिस्पायर तो करते, रेस्पिरेशन तो करेंगे। तो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेंगे। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेस्पिरेशन तो उनको करना है और सारी ऑक्सीजन तो आप यूज कर रहे हो। मतलब जरूरी नहीं दौड़ने में, कभी आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा डांस कर लेते हो, बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो, बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर लेते हो, कोई भारी सामान उठा लेते हो, तो आपकी मसल्स एकदम पुल होने लगती है, मतलब ऐसे लगता है खींच रहा है कुछ। तो एक्चुअली वहाँ आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। सो पर आपके जो सेल्स हैं उनको तो आदत है रेस्पिरेशन करने की, तो रेस्पिरेशन करेंगे। तो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपके मसल्स में कैसी रेस्पिरेशन होती है? तो देखो ये है आपके नेक्स्ट पेज 109 पे। सो आपके मसल्स में कैसी रेस्पिरेशन होती है? तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप जब दौड़ रहे होते हो तो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सपोज हमारे मसल्स में ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो क्या होगा? क्या रिलीज होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या रिलीज होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, सो हम अभी लिखेंगे। सो अवर मसल्स ऑल्सो कैन रेस्पायर एंड एरोबिकली। हमारे जो मसल्स हैं वो भी एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। ठीक है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, पर थोड़े टाइम के लिए, ऐसे नहीं पूरी टाइम नहीं तो हम तो मर जाएं। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए मतलब जब हम दौड़ते हैं, जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तब। ठीक है, सो anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy। ठीक है, कभी हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस टाइम कमी हो जाती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक मसल्स में रेस्पिरेशन होती है। तो कैसे होती है ये देखो, ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड के बनने, ये लैक्टिक एसिड जो आपके मसल में बनता है ना, इसी की वजह से आपकी मसल्स खिंचती हैं।
ठीक है, क्योंकि एनारोबिक, पहले वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन होना था, पूरे शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी थी, एनर्जी रिलीज होनी थी, वाटर रिलीज होना था। पर क्योंकि आप दौड़े, बहुत दौड़े, तो दौड़ने या डांस किया, बहुत डांस किया, तो आपने सारी एनर्जी खींच ली, तो अब रेस्पिरेशन तो हो रहा है आपके मसल्स में, तो रेस्पिरेशन हो रहा है, पर किसके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपके शरीर में दुखावा होता है, क्रैम्प्स, CRAMPS, क्रैम्प्स बोला जाता है, दुखता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाओ पेज 109 पे ही साइड में। सो द अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्रैम्प्स, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा होता है उससे मसल क्रैम्प्स होते हैं, मतलब उससे आपका जो है, उससे आपको थोड़ा सा दुखावा होता है, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प्स, ठीक है। सो उसे कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसे कहेंगे हम मतलब आपके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल्स क्रैम्प, मतलब आपके पता नहीं ऐसे लगता है ना खिंच रहे हैं, मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह से, तो आपको जब ऐसे लगे तो आपको क्या करना चाहिए, मसाज लेना चाहिए, ठीक है। हॉट वाटर में आपको थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा हाथ डाल दो या गर्म पानी से नहा लो, तो आपके जो मसल्स एकदम पुल हो गए हैं, मतलब मसल्स जो खिंच गए हैं, तो उसमें जो उसमें खून का जो सर्कुलेशन है वो चालू हो जाए, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, हॉट वाटर मसाज ले सकते हो, हॉट वाटर बाथ, मसाज मतलब भाई किसी से मालिश करा लो, तो इससे क्या होगा, वापस आपका खून दौड़ने लगेगा, मतलब मसल्स में, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर से खून दौड़ने लगेगा। सो जब ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखो रेस्पिरेशन पढ़ा, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। भाई फूड जब ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर होता है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर, याद रखना, मतलब ये कहाँ होता है, सेल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सेल में, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये सेल है, शरीर के अंदर सेल है, तो यहाँ होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक और दो नए शब्द आए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इसका मतलब क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है। तो बच्चों अब हम पेज 109 है आपका, उस पर एक नया शब्द देखते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। हमने देख लिया रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। सो रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपली कि भाई हमारे सेल्स के अंदर जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्यों रिलीज होती है, ताकि हमारे जो सेल के अंदर सारे काम हो पाए, ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, सारे काम हो पाए, इसलिए सेल को एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी रिलीज होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड से, मतलब फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सो हाँ, वो हुआ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो ब्रीदिंग एक और शब्द है, ब्रीदिंग। अब काफी लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को मिक्स करते हैं, नहीं, ये दोनों थोड़े, मतलब दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, मतलब रिलीज होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में हम देखो, अब पहले ब्रीदिंग समझ लेते हैं, ठीक है। सो ब्रीदिंग का मतलब होता है, ब्रीदिंग टिक करो पेज 109 पे, ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग का मतलब है, यहाँ देखो, सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ एयर रिच इन क्यों भाई, देखो एयर में आप अभी यहाँ देखो, आप सोचोगे ये क्या लिखा हुआ है, एयर रिच इन क्यों लिखा हुआ है। सो देखो, आपने देखो, आपको पता है एयर, हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर किसका बना है, एयर। सो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आपने पढ़ा है 78% नाइट्रोजन होता है, फिर थोड़ी ऑक्सीजन होती है, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
और अदर गैसेस भी होती हैं, ठीक है। सो हम डेफिनेशन आप सिर्फ ऐसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप क्या, आप देख के आप जब सांस लेते हो, आप जब ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो आप क्या ऐसे पूछ के अंदर लेते हो, भाई तू मेरे अंदर आ रही है, तू ऑक्सीजन है? नहीं, आपके अंदर कौन आती है? एयर आती है, पूरी एयर आती है, पर वो एयर क्या होती है? रिच इन ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? रिच इन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। और जब आप छोड़ते हो, श्वास छोड़ते हो, ठीक है, बाबा रामदेव, जब आप श्वास छोड़ते हो मतलब जब आप एक्सेल करते हो, सांस छोड़ते हो, एक्सेल करना मतलब सांस, तो एक्सेल करते हो तो क्या करते हो? कौन सी एयर एक्सेल करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाली। सो एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो जब आप सांस अंदर लेते हो तो आप क्या बोलते हो? इनहेल किया। इनहेल का मतलब ऑक्सीजन रिच एयर। और जब आप सांस छोड़ते हो तो आप कौन सी एयर छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप ब्रीद कर सकते हो, ठीक है। सो ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग करना बोलते हैं इसे। सो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सो पहले टिक कर लेते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, सांस लेना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर छोड़ना विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहालेशन, ठीक है। जब आप अंदर लेते हो सांस, ऑक्सीजन वाली सांस लेते हो, ऑक्सीजन वाली जब ऑक्सीजन अंदर लेते हो उसे इनहेल, इनहेल मतलब ऑक्सीजन लेना, इनहेल मतलब ऑक्सीजन लेना। और जब आप गिव करते हो, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कहते हैं एक्सेल। देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग में आप क्या करते हो? ऑक्सीजन टेक करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गिव करते हो, इसे ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, सांस लेना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना। पर जब आप ऑक्सीजन लेते हो, अंदर लेते हो ना, ऑक्सीजन आपको चाहिए, ऑक्सीजन अंदर तो इनहेल, उसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, छोड़ रहे हो ना बाहर, एक्सेल, क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन, ठीक है। तो कई लोग है ना हमेशा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन सबको मिला देते हो, नहीं, रेस्पिरेशन एक अलग चीज है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो सेल। और ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और उसके भी अंदर दो डेफिनेशन, अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो इनहेलेशन, छोड़ रहे हो तो एक्सेलेशन, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को मिक्स मत करना, ठीक है। सो आप देखो यहाँ आपने ब्रीदिंग की डेफिनेशन पढ़ी। सो ब्रीदिंग कहाँ से कहाँ तक हुई? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इनहेलेशन कहाँ से कहाँ तक हुई? टेकिंग ऑफ एयर से इनहेलेशन तक। और फिर एक्सेलेशन कहाँ से कहाँ तक हुई? यहाँ से यहाँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी जिंदगी भर पूरा चलता रहता है, मतलब आप पूरी जिंदगी ब्रीदिंग करते ही रहते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक बात बताती हूँ मैं। तो हम आए पेज नंबर 110 पे। जब आप ब्रीदिंग करते हो ना, तो आप जितनी बारी ब्रीद करते हो उसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। आप जितनी बारी ब्रीदिंग करते हो, जितनी बारी, नंबर ऑफ टाइम्स आप ब्रीदिंग करते हो उसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, 1 मिनट में आप जितनी बारी ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, 1 मिनट में आप जितनी बारी ब्रीदिंग करते हो इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट, ठीक है। 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आप जितनी बारी ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, 1 मिनट में आप जितनी बारी ब्रीदिंग करते हो उसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट। जितनी बारी सांस लेते हो उसे कहेंगे ब्रीदिंग रेट, ठीक है। सो ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सेलेशन, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, ठीक है। सो जैसे वहाँ था ना, आप पल्स रेट नहीं होता था 1 मिनट के अंदर, सो यहाँ वही है कि आप 1 मिनट के अंदर जितनी बारी सांस लेते हो, छोड़ते हो, उसे बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट के अंदर द नंबर ऑफ टाइम्स, ये है हमारा पेज 110, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एक पर्सन ब्रीथ करता है उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो अच्छा, अब देखें, अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना, ब्रीथिंग का मतलब इनहालेशन प्लस एक्सहालेशन, साथ में उसे ब्रीदिंग कहा जाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे
देखो, तो अगर हम पेज 111 पे आ जाएं, पेज 111, तो देखो ऑन एन एवरेज, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। अगर आप हेल्दी एडल्ट हो, जैसे हेल्दी एडल्ट मतलब आपके मम्मी पापा मैं और हम हेल्दी हैं, ठीक है, हमें कोई बीमारी ना हो, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब भाई शांति से, कोई काम, कोई ऐसी मेहनत वाला काम, मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको काम नहीं गिनेंगे। देखो अब कैसी बात है, साइंस भी देखो कैसी है, मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, पर वो मेरा वो तो काम ही नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी फिजिकल मेहनत नहीं लगती है, मेंटल लगती है पर फिजिकल नहीं। फिजिकल का मतलब भाई जहाँ मुझे भाई दौड़ना पड़े या कुछ काम कर रही हूँ उसे, तो मतलब अभी इस टाइम भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मल एडल्ट हूँ तो मैं नॉर्मल एडल्ट हूँ, ठीक है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है और एडल्ट में बड़ी भी हूँ, तो अगर मैं नॉर्मल एडल्ट हूँ तो मैं 1 मिनट में कितनी ब्रीथिंग करूँगी, 15 से 18, ठीक है। सो ये 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, एट रेस्ट का मतलब भाई जब कोई फिजिकल काम नहीं कर रहा हो, जब वो कोई भार वाला काम ना कर रहा हो। सो ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, 1 मिनट में 15 से 18 बारी वो ब्रीथिंग करता है। ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर लेना छोड़ना, अंदर लेना छोड़ना, ठीक है। पर जब अगर आप कोई एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, जब आप कोई एक्सरसाइज करो तो आपका सांस कितना हो जाता है। सो कभी जब आप ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब समझो कोई हम फिजिकल काम, कोई भारी काम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा ब्रीथिंग रेट, हम कितनी बारी सांस लेते हैं। सो द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मली हमारा जो ब्रीथिंग होता है 15 से 18 टाइम्स होता है 1 मिनट में, पर जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब बहुत कोई भारी काम करते हैं तो हमारा ये ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। हम एक्सरसाइज जब हैवी काम करते हैं तो वो हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ ब्रीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया भाई ब्रीथिंग करते हैं हम, तो आप सोचो कि ब्रीथिंग क्यों करते हैं। तो ब्रीथिंग में देखो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन मिलती है, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, सेल्स में जाती है, और सेल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या करती है, रेस्पिरेशन हमें एनर्जी देती है, एनर्जी से क्या होता है, हमारा शरीर चलता है। तो ब्रीथिंग जरूरी है, ब्रीथिंग है तो रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ तो आपके शरीर का हर फंक्शन प्रॉपरली हुआ, आपके शरीर का हर फंक्शन प्रॉपरली लिया तो हम जिंदा हैं, ठीक है। सो ब्रीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ब्रीथिंग से ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास जाती है, सेल्स में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और उससे ही हमारे शरीर के सब प्रोसेसेस चलते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे, ठीक है। तो उनको रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हमको पता लगा भाई ब्रीथिंग जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का बाहर जाना, ठीक है। सो अब हम एग्जैक्टली पता करेंगे कि हम सांस लेते कैसे हैं, ठीक है। हाउ डू वी ब्रीथ, सांस तो लेते हैं पर कैसे, क्योंकि हम कर रहे हैं साइंस। सो हम देखेंगे पेज नंबर 111 पे कि आखिर हम सांस लेते कैसे हैं, ठीक है। सो हम कैसे सांस लेते हैं, तो देखो आपको पता है आपके नाक में 2 छेद हैं, ठीक है। सो आपके नाक में वो जो 2 छेद हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। सो व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, वो हमारे नाक के छेदों से जाती है, इनटू द नेजल कैविटी। सो नाक के अंदर गई, नाक के अंदर कौन सी कैविटी है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से कहाँ जाता है, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स। कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। एयर कहाँ जाती है, लंग्स में। कहाँ से, लंग्स में। फेफड़े अंदर कैसे पहुंच गई, थ्रू द विंड पाइप से पहुंच गई। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लंग्स कहाँ है, चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी।
और ये लंग्स जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट हैं, ये कैविटी किससे सराउंडेड है? द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, मतलब आजू बाजू रिब्स होते हैं। रिब्स का मतलब आप हड्डियों का ढांचा बोल सकते हो। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity, और एक मसल शीट जैसा होता है जिसे हम डायफ्राम भी कहते हैं, और वो हमारे चेस्ट कैविटी के नीचे होता है, मतलब आप बोल सकते हो वो फ्लोर होता है। ठीक है, सो फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो जब आप ब्रीथिंग करते हो, जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, तो ब्रीथिंग से क्या होता है? आपका डायफ्राम भी हिलता है और आपका रिब केज मतलब हड्डियों का ढांचा डायफ्राम। जब आप सांस लेते हो आप अपने एब्डोमन पे हाथ रखना, एब्डोमन मतलब स्टमक पे हाथ रखना, आपको लगेगा कि कुछ मूवमेंट है। तो डायफ्राम क्या है? जो लंग्स के नीचे फ्लोर है उसे डायफ्राम कहते हैं, DIAPHRAGM, डायफ्राम। और रिब केज तो आपको पता है कि आजू बाजू जो कैविटी के आजू बाजू जो चेस्ट कैविटी है उसके आजू बाजू जो हड्डियों का ढांचा है उसे रिब केज कहते हैं। So breathing involves the movement of diaphragm and rib cage. बच्चों अभी मैंने जो आपको समझाया, ठीक है, मैंने आपको क्या समझा? एक्सेलेशन एंड जो इनहेलेशन एक्सेलेशन समझाया। तो एक्चुअली ये सब किसका पार्ट है? क्यों इनहेल एक्सेल कर रहे हो? क्योंकि रेस्पिरेशन करना है। ठीक है, आपको रेस्पिरेशन करना है इसलिए आप ले रहे हो, आपको ऑक्सीजन लेनी है। तो रेस्पिरेशन, तो ये सारा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका पेज 112 पे। ये डायग्राम आपका दिखाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अभी तक आप बहुत सारे सिस्टम पढ़ के आए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी। ये डायग्राम है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब देखो यहाँ कैसे होता है, पहले ये डायग्राम समझ लो। देखो ये है नेसल पैसेज, ठीक है, यहाँ से आप सांस अंदर लेते हो। ठीक है, ये एक ओरल कैविटी है, सो ये एक मतलब आपके माउथ में पाई जाने वाली कैविटी है। फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स का मतलब होता है यहाँ से जो है, यहाँ से आपका जो आप ये जो हवा लेते हो यहाँ से जाती है अंदर। ट्रैकिया, ट्रैकिया है आपकी जो कहते हैं स्वर पेटी आप बोलते हो, ठीक है, वॉइस बॉक्स बोलते हो, ये ट्रैकिया है। और यहाँ देखो ये लंग्स हैं हमारे, तो हमने क्या पढ़ा था? ये लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ हवा प्यूरिफाई होती है, यहाँ ऑक्सीजन प्यूरिफाई होती है। और यहाँ देखो मतलब ऑक्सीजन भरती है, लंग्स में हवा भरती है, जो हवा उतरती है भरती कहाँ है? यहाँ लंग्स में। और ये जो आजू बाजू है पिंजरे जैसे, ये क्या है? ये रिब्स हैं, ठीक है, इनमें लंग्स प्रोटेक्टेड है। और ये नीचे लंग्स को सपोर्ट कौन करके बैठा है? लंग्स को सपोर्ट करके बैठा है डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। ये देखो नीचे इसको बेस दे के बैठा है, लंग्स को एक तरह का बेस दिया है, इसे हम कहेंगे डायफ्राम। ठीक है, सो देखो क्या होता है, देखो यहाँ से हवा अंदर आती है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो अंदर आती है, नेसल पैसेज है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारे जो नाक के छेद होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। और ये जो अंदर आई नाक के अंदर, नोज को नेजल कैविटी बोलते हैं साइंस में, नेजल कैविटी। तो यहाँ अंदर आई, तो आपको पता है नेजल कैविटी तो नाक के अंदर आती है। तो हमारे नाक के अंदर क्या है? हेयर होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं। सो इससे क्यों ये हमारे नाक के अंदर हेयर क्यों है, बाल क्यों है? ताकि ये हवा है, अगर हवा में कुछ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हो, वो सब हमारे इस नाक के हेयर में फंस जाए और हमारे शरीर के अंदर प्योर हवा जाए, ठीक है, गंदी हवा नहीं जाए, अच्छी। और इसी वजह से कभी कभी आपको छींकें आती हैं। क्यों? कभी आप सांस लेते हो तो कोई खराब पार्टिकल या कोई डस्ट पार्टिकल आपके नाक के अंदर, मतलब ये हेयर अच्छे होते हैं, ये हेयर क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स उन्हें पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। अब देखो यहाँ से इस तरह से ये हवा अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी ये? तो ये जाएगी लंग्स में। अब लंग्स किस में है? चेस्ट कैविटी, इसे क्या कहेंगे? चेस्ट कैविटी। लंग्स चेस्ट कैविटी के अंदर है, ठीक है, छाती के अंदर लंग्स हैं, तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर हैं। और प्रोटेक्टेड किस में है? रिब्स में। रिब्स के अंदर, रिब्स क्या है? ये हड्डियों जैसा ढांचा है। और नीचे बेस किसने दिया हुआ है इसको? डायफ्राम, 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 ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब होता क्या है, जब आप सांस अंदर लेते हो, सांस अंदर लेना मतलब इनहेल करते हो, इनहेलेशन करते हो। सो जब आपने सांस अंदर ली, ठीक है, सांस अंदर ली, तो ये आपने अंदर ली ना, सांस अंदर ली मतलब आपने ऑक्सीजन अंदर ली। सो जब आपने ऑक्सीजन अंदर ली ना, तो आपकी छाती क्या होगी? फूल जाएगी, फूलती है, आप सांस अंदर लेते हो तो क्या होगा उस टाइम? तो ये जो देखो एक्चुअली जब सांस अंदर लेते हो तो क्या होता है,
तो आपके जो ये रिब्स हैं, ये जो आपके लंग्स को पकड़े बैठे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो मूव अप हो जाएंगे। वो क्योंकि इतनी हवा जो हवा भरेगी तो वो ऐसे फूल जाएंगे। ये रिब्स क्या होंगे, मूव अप, फूल जाएंगे। और ये डायफ्राम भार की वजह से चपटा हो जाएगा, मूव्स डाउन हो जाएगा। फिर से जब आप सांस अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, दो लोग हिलेंगे। कौन? एक तो रिब्स और दूसरा डायफ्राम। रिब्स क्या करेगा, रिब्स थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भर गई ना, सो ऐसे फूल जाएगा ऐसे एकदम। और डायफ्राम क्योंकि इतना भार पड़ा उस पर हवा का, तो वो क्या हो जाएगा, मूव्स डाउन, चपटा हो जाएगा। ठीक है, ये फूल जाएगा, ये चपटा हो जाएगा। और उल्टा, जब आप एक्सेल करते हो, जब छोड़ते हो तो उल्टा। अब निकालनी है ना हवा, यहाँ से बाहर निकालनी है, लंग्स से छोड़नी है, तो हवा कैसे छूटेगी, तो ये डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ इसको धक्का देगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये चपटा होता जाएगा कि निकल हवा, तू निकल। मतलब जब हवा आती है तो ये रिब्स आने देता है, भाई आ, ऐसे फूलता है, ये भी नीचे झुक जाता है। हवा के आने के लिए उसका वेलकम होता है। कौन करता है वेलकम? रिब्स और डायफ्राम, रिब्स और डायफ्राम। और जब हवा जाती है तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है, ये भी बोलता है चल निकल हवा। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चल निकल। ठीक है, सो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये है आपका पेज 112 पे, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर 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 ड्रॉ करना है। आपकी ड्राइंग अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी हो, जैसे भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑन पेज 112, आपकी एनसीईआरटी के पेज 112 पे है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, सो ज़रूर इसे ड्रॉ करना है। अब हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो क्या है इसके पॉइंट्स, तो अभी हमने जो डिस्कस किया वही सारे मैंने टिक कर दिए थे। ठीक है, सो यहाँ तक तो मैंने टिक करे ही थे। So a large muscular sheet called diaphragm forms the floor of chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage. ठीक है, हम पेज 111 पे हैं। ठीक है, पेज 111 पे। So inhalation में क्या होता है, ड्यूरिंग inhalation ribs move up and outwards and diaphragm move down। मैंने अभी आपको बताया ना, जब आप इनहेल करते हो तो रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाता है और डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हवा छोड़ते हो तो क्या होता है, सो एक्सेलेशन के दौरान रिब मूव्स डाउन एंड इनवर्ट्स वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। ठीक है, सो वो इस तरह से, मतलब सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये फील करना हो ना, तो आप ऐसे जोर से सांस अंदर लेना और अपना हाथ आप अपने पेट पे रखना, तो आपको महसूस होगा ब्रीदिंग कर रहे हो आप। ठीक है, सो इस तरह से, तो देखो यहाँ पे, तो इस तरह से आप लोग ब्रीथ करते हो। ठीक है, सो यहाँ देखो, मैंने जो अभी आपसे बात कही, ये पेज 113 पे बने हुए हैं। ये डायग्राम आपको नहीं बनाने, ये समझाने के लिए। पेज 113 पे मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ सांस अंदर, यहाँ देखो अंदर आ रही है ऑक्सीजन, तो ये देखो लंग्स देखो चौड़े हो गए, देखो चौड़े हो गए, सॉरी ये रिब केज चौड़ा हो गया, देखो ये रिब केज चौड़ा हो गया और डायफ्राम इसको आने दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो उसको वापस जाना है, तो ये डायफ्राम देखो ऊपर की तरफ सिकुड़ गया और ये रिब केज भी अंदर की तरफ। तो रिब्स और डायफ्राम, इनको एयर को बोलते हैं निकल, और यहाँ वेलकम करते हैं। डायफ्राम देखो चौड़ा हो रहा है, ये भी चौड़ा हो रहा है, रिब्स भी। ठीक है, सो यह इसे कहेंगे इनहेलेशन, इसे एक्सेलेशन। तो ये आपको समझाने के लिए डायग्राम्स हैं, ये आपको ड्रॉ नहीं करने, आपको खाली ये वाला ड्रॉ करना है कि ये वाला, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है पेज 112 पे। अच्छा, इसी पेज पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखनी चाहिए। कौन सी? ये वाली। ठीक है, कि स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। ठीक है, सो आप स्मोकिंग प्लीज 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 कभी भी नहीं करना, कोई भी, मतलब किसी को करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली कैंसर होता है। ठीक है, सो कभी भी, अब ऑलवेज, कभी भी कोई भी डोंट स्मोक, मतलब कभी भी कोई भी लाइफ में कहीं पे भी पहुंचो, डोंट स्मोक। ठीक है, इससे लंग ही डैमेज हो जाएगा, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है, मतलब ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। ठीक है, ये डायग्राम कौन सा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये सारे जो ऑर्गन्स बने हुए हैं ना, ये नेसल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स का वाला विंड पाइप। ठीक है, जहां से हवा अंदर आती है, पाइप जैसा है ना, ये देखो पाइप जैसा है। फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स,
डायफ्राम, ये सब क्या है? डायफ्राम। इसमें देखो जी क्या है? जी साइलेंट है, डायफ्राम, ठीक है। सो ये सब क्या है? ये हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं पीछे। तो देखो यहाँ पे देखो, अब लास्ट में पेज 115 पे आ जाओ। 115, तो पेज 115 पे क्या बोल रहा है? जब आप सांस लेते हो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो देखो, जब आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, जब आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, आपने ब्रीथिंग की। सो ब्रीथिंग में क्या होता है? इनहेलेशन भी होता है, एक्सहेलेशन भी होता है, ठीक है। ब्रीथिंग में इनहेलेशन, सांस अंदर भी लेते हो, बाहर भी लेते हो, ठीक है। सो दोनों में क्या रहता है? एयर मतलब एयर आती है जाती है, तो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। O2 और CO2, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। O2 ऑक्सीजन का सिंबल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। और जब आप सांस बाहर लेते हो, ठीक है, जब सांस बाहर लेते हो तो क्या होता है? तभी भी यही होता है, पर दोनों में परसेंटेज आपने क्या पढ़ा था? जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो कैसी एयर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखो परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो ये भी 1 मार्क में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनहेल्ड एयर, जब आप सांस अंदर लेते हो, जब आप एयर लेते हो, इनहेल्ड एयर में कितना ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन। सांस अंदर लेते हो तो इनहेल्ड एयर में कितना है? 21% ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? ओनली 0.04%, ओनली 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्सेल्ड एयर क्या है? एक्सेल्ड एयर जो आप सांस बाहर छोड़ते हो। सो सांस बाहर छोड़ते हो, उसमें ऑक्सीजन कितना है? 16.4%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 4.4%, ठीक है। सो इस तरह से इनहेल करते हो तो 21% ऑक्सीजन लेते हो और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। एक्सेल छोड़ते हो तो 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हो और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हो। इनहेल के टाइम इतना अंदर लेते हो, एक्सेल के टाइम इतना, ठीक है। सो ये ज़रूर लिखना। सो इसी के साथ आपने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पूरा किया। अब हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करते हैं। बाकी जैसे कि कॉकरोच वगैरह हुए, ठीक है, ये है कॉकरोच। फिर फिशेस कैसे करती हैं, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, सो वो हम कल करेंगे रीड, ठीक है। सो प्लीज़ सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखिएगा और रेस्पिरेशन का डायग्राम तो बहुत अच्छे से बनाइएगा। डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, और पेज नंबर 115 तक सारा अच्छे से पढ़िएगा। और प्लीज़ डू द एंटायर वर्क, सी द लेक्चर प्रॉपरली, एंड व्हाट्सएप मी द वर्क। थैंक यू।